तो मूवी के शुरू में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो एक घर में बेबी सिटर की जॉब के लिए आई थी। बेबी सिटर यानी कि इसका काम घर के बच्चों को संभालना था। जब वो इस घर में आती है तो उसे घर में कोई भी नहीं नजर आता। वहीं पर वो अपनी मॉम को भी कॉल करती है, ये बताने के लिए कि वो आज रात यहीं पर रहने वाली है। तभी बातों के दौरान उसे अजीब सी आवाज आती है। जब वो लड़की आवाज का पीछा करती है तो वो आवाज उसे घर के बेसमेंट से आती है। वो जाकर देखती है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता। इस बेसमेंट में एक औरत बैठी अपने बच्चे को खा रही थी। एकदम से वो इस लड़की को भी अजीब नजरों से देखती है। जब वो लड़की वहां से भागने की कोशिश करती है तो उस औरत का हस्बैंड बेसमेंट का दरवाजा बंद कर देता है, जिसके बाद इस औरत ने लड़की को भी मार दिया था। इसके बाद हम इस बेसमेंट के दरवाजे पर बने एक अजीब से निशान को देखते हैं, जिसका हमें आगे जाकर कहानी में पता चलेगा। मूवी के अगले सीन में अब हमें कहानी के कुछ साल बाद की मौजूदा प्रेजेंट दिखाई जाती है। हम बेन नामी 17 साल के एक लड़के को देखते हैं। वो अपने छोटे भाई के साथ छुट्टियां गुजारने के लिए अपने डैड के पास जा रहा था। बेन अपने डैड के पास पहुंच गया था, जो कि एक टाउन में रहा करते थे। शाम को जब दोनों बैठकर खाना खा रहे थे, यहाँ पर हमें पता चलता है कि डैड और मोम का डाइवोर्स होने वाला था, जिससे बेन बिल्कुल भी खुश नहीं था कि इसके मोम और डैड अलग हो जाएं। बेन के डैड बंदरगाह पर काम किया करते थे, इसलिए वो अगले दिन इसे अपने साथ काम पर ले जाते हैं। इनके घर के पास एक और घर था, जहाँ एक और फैमिली छुट्टियां गुजारने आई हुई थी। इस फैमिली में हस्बैंड, वाइफ और उनके 2 बच्चे थे। बेन इस फैमिली के बारे में अपने डैड से पूछता है तो वो बताते हैं कि शायद वो फैमिली कुछ दिन के लिए यहाँ पर रहने आए हैं। इधर बंदरगाह पर बेन की कुछ लड़कों से बहस हो जाती है। अब वो उनसे बात कर रहा था, तभी इस वक्त बेन के पास एक लड़की आती है जिसका नाम मैलोरी था। वो भी यहीं काम किया करती थी। फिर हमें यहीं पर पास के एक जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एबी नाम की एक औरत अपने बच्चे के साथ घूम रही थी। दरअसल एबी की फैमिली ही बेन के घर के पास रहने आई थी। असल में ये हाइकिंग कर रहे थे, मगर यहाँ पर एबी से इसका बेटा बिछड़ जाता है। वो कहीं पर गुम हो गया था। तभी इसके बेटे को वहाँ पर एक अजीब सा दरख्त दिखाई देता है। इस दरख्त के पास एक बहुत बड़ी सुरंग थी। वहां से आवाजें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे इसकी मॉम इसे पुकार रही हो। एबी का बेटा बहुत ज्यादा घबरा जाता है। इसी वक्त उसे दरख्त पर वो निशान नजर आता है जो हमने बेसमेंट के दरवाजे पर भी देखा था। एबी का बेटा इस निशान की तस्वीर बना लेता है। उसे उस सुरंग से अजीब सा कुछ नजर आता है, जैसा कि किसी का हाथ हो और इसे अपनी तरफ बुला रहा हो। इसी वक्त उधर एबी आ जाती है, जो इसे अपने साथ ले गई थी। रास्ते में इसकी गाड़ी का टकराव एक हिरन से हो जाता है, जिससे वो मर गया था। अब एबी इसे अपने साथ घर ले आती है। इसका हस्बैंड पूछता है तुम इसे क्यों लाई हो। वो कहती है हम इस हिरन का गोश्त खा सकते हैं, मैं इसे खुद काटूंगी ताकि बच्चों को भी पता चले कि गोश्त आखिर मार्केट में आता कैसे है। जब वो हिरन को काटने जाती है तो वो इसे नहीं काट पाती। इसने खुद को और अपने बेटे को गंदा कर लिया था, इसलिए वो इसे वहीं पर छोड़कर चली जाती है। रात को हम देखते हैं कि इस हिरन में से कोई अजीब सी चीज बाहर आती है। बेन की भी अपने घर में आंख खुल गई थी। इसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इसके घर की छत पर कोई चल रहा हो। जब वो बाहर आकर देखता है तो उसे एबी के घर के बाहर एक सुराख नजर आता है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानवर हो। तभी एबी का हस्बैंड भी जाग गया था। वो बेन से पूछता है क्या हुआ, सो जाओ जाकर, परेशान ना हो, कोई जानवर होगा। अभी हम बेन के पीछे एक अजीब सी चीज को देखते हैं। उसी को देख रही थी। अगली सुबह जो सुराख बेन ने देखा था, इसके पास एबी का बेटा खड़ा था। बेन जाते हुए उसे कहता है देखो यहाँ से दूर हट जाओ। इसे ऐसे लग रहा था जैसे कोई जानवर उधर छुपकर बैठा होगा। इसी दिन एबी जब अपने छोटे बेटे को गोद में लेकर जब बाहर आती है तो देखती है कि उनके घर के आसपास के फूल मुरझा गए हैं। मानो ऐसा लग रहा था कि इसके घर की बेसमेंट से कोई छुप कर उन्हें देख रहा हो। दोपहर को बेन जब समंदर के किनारे जाता है तो उधर इसे एबी का बेटा मिलता है, जो कश्ती में लेटा सो रहा था। बेन उसे जगाकर पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो कहता है मैं यहाँ पर अपने डैड का इंतजार कर रहा हूँ, जो मुझे आज कश्ती पर घुमाने वाले थे। बेन सुनकर कहता है अच्छा मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बहुत सारी कैंडीज दूंगा, मगर इसके बदले तुमने मुझे आकर ये बताना है कि अगर तुम्हें अपने घर के आसपास कुछ गलत लगे तो मुझे आकर बताओगे, क्योंकि इस रात से बेन डरा हुआ था। इन्हीं दिनों बेन के डैड इसे एक लड़की से भी मिलवाने वाले थे,
जिसे वो पसंद करते थे। मगर बेन इस लड़की को मिलना नहीं चाहता था, क्योंकि इसे ऐसा लगता था कि इसी वजह से मॉम और डैड अलग हो रहे हैं। इसीलिए वो अपने डैड को बिना बताए मैलरी के साथ इसके दोस्तों की पार्टी में चला जाता है, जहां पर वो खूब शराब पीता है और मौज मस्ती करता है। मगर इधर भी पार्टी में मैलरी के दोस्त उसके साथ गलत करते हैं, जिस पर उसे गुस्सा आ गया था। अब रात को एबी के घर के मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखाया जाता है कि इसका छोटा सा बेटा झूले में सो रहा है। झूले के पास एक अजीब सी चीज मौजूद है, जिसकी सिर्फ आंखें चमक रही थीं। अचानक से एबी के बच्चे का खिलौना जमीन पर गिर जाता है। इसी शोर से एबी भी जाग जाती है। जब वो अपने बेटे के कमरे में जाकर देखती है तो वो हैरान हो जाती है। झूले में इसका बच्चा नहीं था, वहां पर सिर्फ लकड़ियां पड़ी थीं। तभी अचानक से दो हाथ नीचे से निकलकर एबी को अपनी तरफ खींच लेते हैं। रात को बेन जब अपने घर वापस जा रहा था तो वो जंगल की तरफ जाती एबी को देखता है, जिसकी गोद में इसका बच्चा था। इससे पहले कि वो इसे रोक पाता, इधर इसके डैड आ जाते हैं। वो इस पर गुस्सा हो रहे थे, क्योंकि आज रात उन्होंने लड़की के साथ बेन का डिनर रखा था, जिसको वो पसंद करते थे। वहां पर बेन अपने डैड से कहता है, मैं इस औरत से नहीं मिलना चाहता डैड। इस औरत की वजह से आप मेरी मोम को छोड़ रहे हैं। ये बातें इस औरत ने भी सुन ली थीं, क्योंकि अभी भी वो बेन के डैड के साथ ही थी और अपने बारे में ऐसा सुनकर गुस्से में वहां से चली जाती है। अगली सुबह एबी को देखते हैं, जो कुछ अजीब सी हरकतें कर रही थी। मगर इसके हस्बैंड और बच्चों को इस पर जरा भी शक नहीं होता। इसके हस्बैंड को आज घर से बाहर किसी काम के सिलसिले में जाना था। एबी का बड़ा बेटा जब इसके कमरे में आता है तो वो अपनी मोम को बिना कपड़ों के बहुत ही अजीब हाल में देखता है, जिसे देखकर वो डर गया था। बेन जब रात को अपने घर आता है तो इसके कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। ही एबी का बेटा भी था, जो उधर छुप गया था और सहमा हुआ था। वो बेन से कहता है, मुझे अपने घर नहीं जाना और इसे प्लीज मत आने देना। यानी वो अपनी मोम के बारे में बात कर रहा था। इतने में एबी भी बेन के घर पर आ जाती है। अपने बेटे को लेने आई थी। बेन इससे झूठ बोल देता है कि इसका बेटा यहाँ पर नहीं है। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद एबी अपने बेटे को मारती होगी। अब एबी जबरदस्ती बेन के घर आने लगती है, क्योंकि वो जानती थी कि इसका बेटा यहीं पर है। तभी इसका हस्बैंड भी उधर आ जाता है। एबी का बेटा जब अपने डैड की आवाज सुनता है तो वो बाहर आ गया था। वो अपने डैड से कहता है, चलिए डैड अपने घर चलें। बेन को अब इन पर शक हो गया था। वो सोचता है कि इनकी फैमिली में कुछ गड़बड़ जरूर है, इसलिए वो इनकी फैमिली पर नजर रखना शुरू कर देता है। मगर इसे कुछ भी अजीब नहीं लगता, क्योंकि एबी अपने हस्बैंड के साथ कमरे में थी। तभी हम देखते हैं कि इसके जिस्म पर अजीब से निशान थे और इसकी हड्डियों में भी अजीब सी आवाज थी। ऐसा लग रहा था जैसे एबी को किसी ने अपने कंट्रोल में कर लिया हो, या फिर वो एबी थी ही नहीं। समंदर के किनारे बेन एबी के बेटे का इंतजार करता है, ताकि वो इससे जान सके आखिर उनके घर में चल क्या रहा है। मगर इस दिन एबी का बेटा उधर नहीं आता, इसीलिए वो इसके बारे में पता करने के लिए बेन खुद इनके घर जाता है। बेन इसके बारे में इसके डैड से पूछता है, तो हैरानी और ताज्जुब की बात यह थी कि इसके डैड को अपने बेटे के बारे में पता ही नहीं था। वो कहते हैं, तुम किसकी बात कर रहे हो? ये देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो इन्हें कुछ याद ही ना हो कि उनके बच्चे भी हैं। वो सब कुछ भूल चुके थे। जब बेन वापस अपने घर जा रहा था तो उसे वही अजीब निशान दिखाई देता है, जो एबी के बेटे ने जंगल में देखा था और हमने कहानी के शुरू में देखा। वो उस निशान की तस्वीर बना लेता है और जाकर इंटरनेट पर सर्च करता है। इन सभी बातों को सामने रखते हुए इसे एक डेमन के बारे में पता चलता है, एक खौफनाक चुड़ैल जो जंगलों में दरख्तों की जड़ों में रहती है, जो इंसान के जिस्म को कपड़ों की तरह इस्तेमाल करती है। यानी कि वो इंसान के जिस्म के अंदर दाखिल हो सकती है। यानी कि इंसान वही नजर आएगा, लेकिन अंदर वो चुड़ैल होगी। इसमें ऐसी ताकतें भी थीं कि इंसान के दिमाग को कंट्रोल कर लेती थी और बच्चों का खून भी पीती थी। ऐसे बच्चों का जिनके माँ बाप इन्हें भूल जाते। यानी कि वो चुड़ैल पहले इनको अपने कंट्रोल में करती और फिर इनके बच्चों को अपने साथ ले जाती थी। चुड़ैल ने एबी के हस्बैंड के दिमाग को कंट्रोल कर लिया था और एबी मर चुकी थी। असल में जो एबी बनकर घूम रही थी वो एबी नहीं बल्कि चुड़ैल थी।
जो एबी के दोनों बच्चों को खा चुकी थी। ये सारी बातें जानने के बाद बेन काफी हैरान था। इस बारे में पुलिस को भी नहीं बता सकता था। आखिर कौन इसकी इन बातों पर यकीन करता। इसलिए वो अपनी दोस्त मैलरी को बुलाता है और सारी बातें इसे बताता है और बताता है कि हमारे पड़ोसी कुछ अजीब से हैं, इनके दो बच्चे गायब हैं, मगर इन्हें इस चीज की कोई परवाह नहीं। तभी वो एबी यानी डेमन चुड़ैल को बेसमेंट में से कुछ छुपाते हुए देखता है। अब मैलरी मजाक में नोटपैड पर लिखती है कि हम जानते हैं तुमने बेसमेंट में क्या छुपाया है, और वो निशान भी बना देती है। इसने वो नोट लिखकर एबी के घर फेंक दिया था, जिसको एबी का हस्बैंड उठा लेता है और इसको पढ़कर बेसमेंट में जाकर देखने लगता है। तो एबी इसे रोक लेती है और इसके कान में कुछ कहती है। तभी इसके हस्बैंड के कान से खून आने लगता है। इसके बाद वो अपने होश में नहीं था। ऐसा लग रहा था कि मानो वो आधा जिंदा और आधा मरा हुआ इंसान हो। एबी की भी जल्द उतर रही थी। असल में तो वो डेमन चुड़ैल थी, बस सिर्फ स्किन एबी की थी। बेन का मकसद था इन लोगों पर नजर रखना। उसे यकीन हो चुका था कि कुछ तो गलत है। अगले दिन बेन एबी को तैयार हुआ बेसमेंट से निकलते देखता है। फौरन ताला तोड़कर वहां अंदर जाता है। अंदर अजीब सा मंजर था। लकड़ी जमा करके कुछ बनाया गया था। इधर एक जानवर की खोपड़ी भी थी। ऐसा लग रहा था जैसे इधर कोई काला जादू किया हो। वहां पर कुछ तस्वीरें भी थीं, जिसमें एबी की फैमिली की भी थीं, जिनके चेहरे पर क्रॉस लगाए हुए थे। वहीं मैलरी और इसकी फैमिली की भी तस्वीरें थीं। देखकर बेन जल्दी से मैलरी को बताने की कोशिश करता है, क्योंकि इस डेमन चुड़ैल का अगला शिकार इसकी फैमिली थी। मैलरी की फैमिली में इसकी एक छोटी बहन भी थी, जिसका वो चुड़ैल खून पीना चाहती थी। बेन जल्दी से इसे बचाने जाता है, तभी इसे पहुंचने में देर हो गई थी। डेमन चुड़ैल मैलरी की बहन को अपनी सुरंग में ले गई थी। बेन इसका हाथ भी पकड़ता है, जो मदद के लिए पुकार रही थी। ऐसे ही वो इसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, तभी इसका पाँव फिसल गया था, जिस वजह से इसका सर एक पत्थर पर लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब इसको होश आता है तो वो देखता है अब तक शाम हो गई थी। जब वो घर जाता है, उधर घर में पुलिस आई हुई थी, जो इसका इंतजार कर रही थी। दरअसल इसके खिलाफ एबी ने रिपोर्ट करवाई थी कि वो इसके घर पर नजर रखता है, लेकिन इन सारी बातों को इसके डैड ने संभाल लिया था। बेन अपने डैड से कहता है कि मेरा यकीन करें, हमारे साथ में जो लोग रहते हैं, इस औरत ने बच्चों के साथ कुछ किया है। इसके डैड ने इसकी एक ना सुनी और उल्टा इससे ही झगड़ा करने लगते हैं। आज रात वो औरत भी इनके साथ रहने वाली थी, जिसको बेन के डैड पसंद करते थे। मगर जल्दी बेन को ये पता चल जाता है कि इवन अब वो चुड़ैल इस औरत के अंदर है, क्योंकि वो जिन फूलों के पास खड़ी थी वो मुरझा चुके थे। इसी वक्त वो डेमन चुड़ैल बेन पर हमला कर देती है। बेन भी चाकू उठाकर इस पर हमला कर देता है। तभी वहां पर बेन के डैड आ गए थे। वो बेन को बहुत डांटते हैं। वो पुलिस को बुलाकर बेन को इनके हवाले कर देते हैं। अपने डैड को बहुत समझाया कि डैड, इस औरत के अंदर डेमन चुड़ैल है, मगर वो इसकी कोई बात नहीं सुनते। पुलिस भी बेन को पकड़कर ले जाती है। पुलिस वाला उसे पुलिस स्टेशन नहीं बल्कि समुद्र के किनारे ले जाता है। इस पुलिस ऑफिसर के कान से खून निकल रहा था कि डेमन ने इसे भी कंट्रोल कर लिया था। वो बेन को समंदर के किनारे ले जाता है और इसे पानी में डुबोकर इसे मारने वाला था, लेकिन तभी वहां पर एक डॉग आता है। इस डॉग को अक्सर बेन खाना खिलाया करता था। वो डॉग इसकी मदद करने आया था, मगर पुलिस वाला इसे मार देता है। अब वो बेन को मारने वाला था, तभी ना जाने इसे क्या हो जाता है। इसने खुद ही को गोली मार ली थी। इधर अब बेन के डैड को अपने बेटे की फिक्र हो रही थी। वो पुलिस स्टेशन जाकर इसे देखना चाहते थे, मगर वही औरत इन्हें रोकती है। इसके अंदर डेमन शैतान था। वो बेन के डैड को बाहर जाने से रोक रही थी, मगर वो किसी न किसी तरह बाहर आ जाते हैं। वो एक बार एबी के घर के बेसमेंट में जाकर देखने लगते हैं। फिर वो देखते हैं एबी के हस्बैंड ने लटक कर पहले ही अपनी जान दे दी थी और एबी की लाश बिल्कुल खोखली पड़ी थी। मतलब कि इस डेमन चुड़ैल ने पहले ही इसके जिस्म को इस्तेमाल कर लिया था। ये सब देखकर बेन के डैड के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो बहुत ज्यादा डर गए थे। तभी उनके पीछे वो चुड़ैल आ जाती है, जो बेन के डैड का
गला दबाकर इन्हें मारना चाहती थी। तभी पीछे से बेन भी आ गया था। बेन इस औरत को गोली मार देता है। वो अपने डैड को वहां से लेकर भागने लगता है। अब वो डेमन चुड़ैल भी अपने असल रूप में आ गई थी, मगर इसे असली दुनिया में किसी न किसी का जिस्म चाहिए था, इसलिए वो जंगल की तरफ भागती है। इस बेसमेंट में आग लग गई थी। सभी वो तस्वीरें जल जाती हैं जिसमें क्रॉस लगे हुए थे। तभी यहाँ पर बेन को याद आता है कि इसका तो एक छोटा भाई भी था जो इसके साथ यहाँ पर आया था, इसको हमने कहानी के शुरू में भी देखा था। जैसे ही इसे ये सब बातें याद आती हैं, वो जल्दी से इस जगह पर जाता है जहाँ पर वो डेमन चुड़ैल रहा करती थी। इसके साथ मैलरी भी थी। वो सुरंग के अंदर जाता है जहां पर चुड़ैल का जाल था। वो मैलरी से कहता है, अगर मैं 10 मिनट के अंदर वापस ना आया तो तुम सारी जगह को आग लगा देना। बेन अब इस सुरंग में जाता है जहां पहले इसे अपना भाई मिलता है और फिर मैलरी की बहन। जब वो इन्हें बचा रहा था तो डेमन चुड़ैल इस पर हमला कर देती है। बेन इन्हें बचाकर किसी न किसी तरह बाहर आ जाता है, जिसके बाद मैलरी और बेन मिलकर इस जगह को आग लगा देते हैं। मैलरी वापस जाते हुए इस जगह को देखती है। अब बेन भी यहाँ से वापस जाने के लिए तैयार था। आखिरी बार वो मैलरी से मिलता है जो इसे एक फूल देती है। बेन जब वो इस फूल को गौर से देखता है तो वो फूल ही नहीं बल्कि नकली था। इसका मतलब अब वो डेमन चुड़ैल मैलरी के अंदर थी, क्योंकि इसके पास आते ही असल फूल मुरझा जाते हैं। हम देखते हैं कि मैलरी कुछ बच्चों को अपने साथ सैर के लिए ले गई थी। हम इसके चेहरे पर एक खौफनाक हंसी देखते हैं। क्या वो डेमन चुड़ैल इन बच्चों को ले जाकर मार देगी? इसी खौफनाक एंडिंग के साथ मूवी खत्म हो जाती है।